नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आज हम लोग मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। बल्कि बात मुझे करनी है, मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में बात करनी है और उनकी दो किताबों धन यात्रा और खोया पानी आबोगुम। धन यात्रा और खोया पानी, इन दो किताबों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जितना समझ पाया। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में हम सब जानते हैं। उनके बारे में जो इस प्रोग्राम का शीर्षक दिया गया है वो लाजवाब जुमलों का व्यंग्यकार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ये हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, ये जुमलों का दौर है। हम सब जानते हैं 2014 के बाद हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जुमले क्या होते हैं। जुमला शब्द इस मुल्क के हर आदमी ने समझ लिया है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक ऐसे व्यंग्यकार थे जिनके जुमले लोग बहुत याद करते हैं। जुमलों का दौर कहने से मेरा मतलब बहुत साफ है कि हम लोग ट्विटर पे हम लोग शायरों को इस तरह से याद करते हैं कि किसके शेर ट्विटर पर लगाने से अधिक हिट लाइक मिलेंगे, अधिक से अधिक रिट्वीट होंगे। 140 कैरेक्टर 280 कैरेक्टर में हम लोग सोचते हैं और 280 कैरेक्टर में सोचने के लिहाज से पूरी पूरी किताबें दे दी हैं। कई किताबें, एक से ज़्यादा किताबें दे दी हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने। इसीलिए उनको जुमलों का शायर कहा जाता है। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत से पहले कई और बातचीत, मसलन कि लॉकडाउन में जो अब सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि बाल कटवाए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और कपड़े आयरन करने वाला जो धोबिया आता है वो भी नहीं आ रहा है। खैर, अब कपड़े पहनने की ज़रूरत तो उतनी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि बाहर अब बहुत कम निकलना पड़ता है। हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन बाल कटवाए बिना बहुत समय गुजर गया है और ऐसे में हम सब अपने आप में एक व्यंग आत्म व्यंग अपने ऊपर ही व्यंग करने का मन करता है, जैसे जो हम चाहें वो नहीं होता है। असल में ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के व्यंग में ये चीज़ बहुत बुनियादी है कि जो है, जिसको जो होना चाहिए था वही वो नहीं है, या वही वो नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से बातचीत की शुरुआत अब कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। आप लोग धीरे धीरे जुटेंगे। असल में बातचीत की इस भूमिका से पहले एक और भूमिका मैं फिर बना देता हूँ कि आज दोपहर में मेरे शायर दोस्त ने बहुत अच्छा, गौतम राज ऋषि ने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पे एक इतनी बड़ी पोस्ट फेसबुक पे लिख दी कि मेरे ऊपर और दबाव बढ़ गया कि मैं इससे अलग क्या बोल सकता हूँ, मैं इससे अलग क्या कह सकता हूँ। उनके जुमले, उनकी किताबें, आबे-गुम पे उन्होंने वो पोस्ट लिखा था और आबे-गुम के बहुत चुनिंदा कुछ लाइनें जिनको हम जुमले कह रहे हैं, वो वहाँ कोट कर दी थी। तो मैं इससे अलग क्या कह सकता हूँ। मुझे अपने सहकर्मी संजय गौतम, जो बड़े अच्छे व्यंग्यकार भी हैं, लिखते ज़रूर कम हैं लेकिन अच्छे व्यंग्यकार हैं, तो संजय गौतम की एक बात याद आती है। उन्होंने एक लेख लिखा था जो इब्ने इंशा की किताब, उर्दू की आखिरी किताब। इब्ने इंशा भी बहुत बड़े व्यंग्यकार थे और उनकी किताब, उर्दू की आखिरी किताब पर उन्होंने एक पर्चा लिखा था, जिस पर्चे में उन्होंने कहा था कि भाई, मैं हिंदी का मास्टर हूँ, हिंदी का व्यंग्यकार हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो उर्दू पे मैं क्यों लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि माँ के घर में हो रहते हुए कभी कभी मौसी के घर भी हो जाना चाहिए। हिंदी और उर्दू का जो रिश्ता है वो माँ और मौसी का रिश्ता कहा जाता रहा है। विद्वान लोग कहते हैं कि दोनों सगी बहनें हैं और ऐसी बहनें हैं जो पटाखा फिल्म की बहनों की तरह हैं कि एक दूसरे के
बिना रह भी नहीं पाती और साथ रहती हैं तो लड़ने भी लगती हैं। तो ये मेरे लिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पे बात करना उसी तरह से है जैसे कोई माँ के घर से उठ के थोड़ा मौसी के घर में चला जाए। ये हमारे मौसी के घर के जुमलेबाज हैं। मैं ऐसा नहीं है कि इनको जुमलों लाजवाब जुमलों का व्यंग्यकार राजपाल ने कहा है या मैं कह रहा हूँ, या ये उनको उनकी एक किताब की भूमिका है। मैंने पढ़ा कि ज्ञान चतुर्वेदी ने कहा था कि वो पैदाइशी जुमलेबाज हैं, यूसुफ़ी साहब पैदाइशी जुमलेबाज हैं। ये जुमला जो है ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखा था। ज्ञान चतुर्वेदी जी ने उनके कई किताबों की भूमिका लिखी है। आज जिन दो किताबों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये खोया पानी किताब है, आबे गुम। बहुत क्लासिक किताब मानी जाती है और इसका हिंदी तर्जुमा अभी प्रकाशित हुआ है, हाल में राजपाल एंड सन से प्रकाशित हुआ है। इससे पहले ये किताब और दूसरी किताब है धन यात्रा, और ये दोनों किताबें राजपाल से प्रकाशित हुई हैं, एक साल के अंदर प्रकाशित हुई हैं। और इन दोनों किताबों के साथ एक ये दोनों किताबें अनुवाद हैं, उर्दू से अनुवाद हैं। उर्दू से आमतौर पर लिप्यंतर होता है, लेकिन लिप्यंतरण ये चीज़ शुरू में बता देना ज़रूरी है, क्योंकि लिप्यंतरण जो है आमतौर पर शायरी का होता है। अगर शायरी के अनुवाद होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि शायरी तो का मतलब तो समझ में आ जाएगा, शायरी का लुत्फ़ चला जाएगा। लेकिन गद्य की किताबों में, नस्र की किताबों का अगर अनुवाद न किया जाए तो कई बार वो ऊपर से निकल जाने का, हिंदी के पाठक भले ही मौसी का रिश्ता उर्दू से रखते हो लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रखते कि सब कुछ समझ जाएं। इसलिए अनुवाद उसमें शायरी की तरह नीचे फुटनोट देकर काम नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए अनुवाद ही अच्छा तरीका है। तो अनुवाद किया है, और ये अनुवाद किया है तुफैल चतुर्वेदी साहब ने। हम सब जानते हैं कि तुफैल चतुर्वेदी गूंज नाम से पत्रिका निकालते थे, लफ्ज़ नाम से पत्रिका निकालते थे, सॉरी। और 2000 के आसपास हिंदी में समकालीन उर्दू शायरी की जो पहली झलक या पहली झांकी मुझे जिस पत्रिका के अंकों से मिली, वह पत्रिका लफ्ज़ ही थी। तो उन्होंने संपादित किया और उन्होंने इसको धारावाहिक भी प्रकाशित किया था, और पुस्तकाकार अब आई है या पहले उन्होंने, ये एक अलग बात है। लेकिन ये चीज़ है कि जिन्होंने लिखा, जिन्होंने अनुवाद किया, वो खुद बहुत अच्छे शायर हैं और अहले ज़ुबान हैं, सब अहले ज़ुबान हैं। बस एक मैं हूँ जो इस ज़ुबान से उतनी वाकफ़ियत नहीं रखता हूँ, लेकिन अपनी भाषा की, व्यंग्य की परंपरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई व्यंग्यकार ये जो है वो व्यंग्यकार अपनी बातों से ही तो लुत्फ़ पैदा करता है। जुमले ही अगर हम भले अपने समकालीन व्यंग्यकारों में यह बात नहीं देख पाते हों, लेकिन अगर हम हरिशंकर परसाई को याद करते हैं तो उनके जुमलों के लिए तो याद करते हैं, या हम अगर शरद जोशी को याद करते हैं तो हम उनको जुमलों के लिए, तो उनके व्यंग्य वाक्यों के लिए तो याद करते हैं, और वही तो उनकी पहचान है। लेकिन मुझे इनकी किताब, खास करके आबे गुम से ज़्यादा, मतलब खोया पानी से ज़्यादा मुझे धन यात्रा पढ़ते हुए जिस किताब की याद आई वह किताब श्रीलाल शुक्ल की किताब राग दरबारी की याद आई। राग दरबारी की याद इसलिए आई कि राग दरबारी अपने आप में जुमलों का कलेक्शन है। अगर हम खुश रहें तो हमें गरीबी दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को दूर भगाने की सबसे अच्छी योजना यही है कि हम खुश रहा करें। इस तरह के जुमले उस किताब में भरे हुए। मुझे यूसुफ़ी साहब से बहुत करीबी लगी, उनकी बड़ी करीबी लगी। दूसरे हिंदी लेखक जो मुझे याद आए, संयोग से न श्रीलाल जी को तो लोग फिर भी व्यंग्य के खाते में डाल लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लेखक जिनकी बहुत मुझे यूसुफ़ी साहब को पढ़ते हुए याद आई, जिनके जुमलों की, वो मनोहर श्याम जोशी थे। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में उन्होंने तो व्यंग्य की अलग से किताबें भी, नेताजी कहीन जो उनकी किताब है, जो उनका, जिस पर बाद में कक्का जी कहीन नाम से धारावाहिक ही प्रसारित हुआ था, उस किताब में वो अपने आप में वो बोलचाल की शैली में ही पूरी किताब है। और एक नेता और उनके भतीजे जो
संपादक हैं, दोनों के बीच की बातचीत के कई टुकड़े हैं। वो मुझे पढ़ते हुए बराबर, कई बार खोया पानी पढ़ते हुए कई जगह मुझे उसकी याद आई, कई बार मुझे धन यात्रा पढ़ते हुए ज़्यादा याद आई दोनों की, श्रीलाल शुक्ल की भी और मनोहर श्याम जोशी की। क्यों याद आई? क्योंकि धन यात्रा आत्मकथात्मक किताब ज़्यादा है। लेकिन इन किताबों पर आने से पहले थोड़ी और बातें। कहा जाता है कि अहद यूसुफ़ी 1960 के बाद जो उर्दू में व्यंग्य का जो पूरा एक मेयार खड़ा हुआ, जो एक दौर है, उस दौर को यह अहद यूसुफ़ी कहा जाता है, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का दौर, उनका काल, उनका दौर। भाई ऐसा। और उनके समकालीन जो दूसरे बड़े व्यंग्यकार थे वो इब्न इंशा थे, और इब्न इंशा इनको अपने अहद का सबसे बड़ा व्यंग्यकार मानते थे, और इन्होंने इब्न इंशा को सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। बल्कि इनका एक जुमला इसी पे मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कहा कि भाई बिच्छू का कांटा रोने लगता है, सांप का कांटा सो जाता है, लेकिन इब्न इंशा का काटा हुआ सोते में भी मुस्कुराने लगता है। ये उन दो बड़े व्यंग्यकारों का आपसी आपसी रिश्ता था, और आपसी। उर्दू की आखिरी किताब भी बहुत अच्छी किताब है, लाजवाब किताब है। और मैं हिंदी वाला हूँ, और सच बात बताऊँ 1923 में पैदा हुए थे यूसुफ़ी साहब, और 2018 में इनका इंतकाल हुआ। बहुत लंबी उम्र बिताकर मरे, और हम हिंदी वालों ने इनको बहुत देर से जाना। हम लोगों ने इब्न इंशा को बहुत जल्दी जान लिया। इब्न इंशा की किताब हिंदी में बहुत जल्दी है, बहुत पहले आ गई थी, और हिंदी में भी वो क्लासिक का दर्जा रखती है। लेकिन इनकी किताबें देर से आई, और जब तक आई, जब तक इनको हम लोग पहचानते, सोशल मीडिया के दौर में इनका बहुत फैलाव हुआ है। बहुत ज़्यादा इनको सोशल मीडिया, जब इनका देहांत हुआ था तो मैंने ट्विटर पे सर्च किया था, आप भी सर्च कीजिए, इनके जुमले ट्वीट्स पे भरे हुए थे। तो अभी मैं 2 दिन पहले इरशाद खान सिकंदर का एक लाइव देख रहा था। शायर दोस्त हमारे, वो जॉन एलिया पर लाइव कर रहे थे, जॉन एलिया पर। और उस लाइव में उन्होंने अनवर मकसूद का एक जुमला कोट किया था, जो यूसुफ़ी अनवर मकसूद के बारे में हम सब जानते हैं। यूट्यूब पे आप भी देख सकते हैं, लूज़ टॉक उनका प्रोग्राम आता है। उसके अलावा वो बहुत अच्छे अच्छे, उनके पास वैसे तमाम लोगों के ख़त आते हैं, काल्पनिक खत वो सुनाते हैं, जो उन लोगों ने उनको लिखे जिनका इंतकाल हो गया, जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो यूसुफ़ी साहब का भी उन्होंने उसमें एक खत का जिक्र किया था। इसमें यूसुफ़ी साहब ने ये कहा कि भाई, जब मैं नौजवान था और जॉन एलिया के शेर पढ़ता था, शायरी पढ़ता था, तो मैं ये समझता था कि कोई एंग्लो इंडियन लड़की है। तो तो जॉन साहब का जिक्र यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जॉन साहब को भी जब वो मरने के करीब आ गए थे, मुझे मेरे ज़िंदगी की बड़ी पशेमानियों में एक बड़ी पशेमानी एक यह भी है कि 2001 या 2000 के आसपास की बात है, जॉन एलिया, उसके कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हुआ था। तो दिल्ली में एक मुशायरा था, जिसमें बड़ा मुशायरा था, जिसमें ये था कि भाई पाकिस्तान से मशहूर शायर जॉन एलिया भी आए हैं। तो मैं ये सोच के, और किसी बड़े शायर का, मैंने ऐसे शायर का उसमें मैंने नाम नहीं देखा जो जिसको मैं नाम से जानता रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये जॉन एलिया, ये ज़रूर कोई कनाडा या पाकिस्तान के बहुत सारे शायर जो हैं वो कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में जाके बस गए हैं। तो जॉन एलिया भी कोई ऐसे ही इंसान होंगे, वहाँ जाके बस गए होंगे और उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। तो मैं सिर्फ इसलिए सुनने नहीं गया था, कोई ढंग का शायर तो सुनाने आया नहीं है। तो खैर, ये हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम हिंदी वाले जब उर्दू की बातचीत शुरू करते हैं तो शायरी पे घुमा फिरा के बात को शायरी पर ले आते हैं। और मुझे बार बार इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे बात व्यंग्य की करनी है, और उस आदमी के व्यंग्य पे करनी है जिसको अहद यूसुफ़ी, जिसको कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में इससे बड़ा कोई व्यंग्यकार नहीं हुआ। हालांकि ये कहना, पतरस बुखारी इनसे पहले बड़े व्यंग्यकार हो गए, इब्न इंशा, ये लेकिन एक जुमला है, जुमला चल जाता है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जैसे जुमले चल जाते हैं, यूसुफ़ी साहब को लेके जुमला है। और जो मतलब एक चीज़ बहुत सच है कि जैसे शायरों के शेर याद रखे जाते हैं, वैसे यूसुफ़ी साहब के जुमले लोगों ने याद रखने शुरू किए।
और ये बड़ी बात है, पाकिस्तान के बड़े-बड़े शायरों की तरह, अहमद फराज और जॉन एलिया जैसे शायरों की तरह लोग इनके जुमलों को याद रखते हैं। भाई इनके बड़े जुमले मेरे अपनी ज़िंदगी में भी काम आते हैं, जाती ज़िंदगी में भी बहुत मैं उसको आज़माता हूँ। जैसे एक इनका जुमला है कि भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आदमी एक गलत पेशे को अपनाए और उसको जीवन भर उसमें सफल होता चला जाए। इससे बड़ा जुमला और क्या हो सकता है। मैं इनके कुछ बातचीत शुरू करने से पहले कुछ इनके जुमले पढ़ देता हूँ, जिससे इनका एक मियार हमें समझ में आएगा। इनकी चौहद्दी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है कि पाकिस्तान के बारे में इनका एक जुमला है कि पाकिस्तान की अफवाहों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि वे सच निकलती हैं। या ये कितना बड़ा व्यंग है कि भाई गालिब गालिब की शायरी की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी व्याख्याएं हैं। वो ना हो तो गालिब को समझना उतना मुश्किल भी नहीं। गालिब की शायरी की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी व्याख्याएं हैं। अगर वे व्याख्याएं न हो तो उनको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। या आजकल जिस तरह से ये गौतम राज ऋषि जी अगर सुन रहे हो तो ये आजकल के शायरों के लिए उनका एक जुमला है कि आजकल जिस तरह से शेर कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह से दाद दी जाती है। यानी मतलब कोई नहीं समझता है, न कहने वाला न सुनने वाला। कराची का मच्छर डीडीटी से नहीं मरता, सिर्फ कव्वालों की तालियों से मरता है। आज के युग में 100% सच बोलकर जीना ऐसे ही है जैसे बजरी बिना मिलाए केवल सीमेंट से मकान बना लेना। समझदार आदमी नजर हमेशा नीची और नीयत हमेशा खराब रखता है। शुक्रिया शुक्रिया अंकित गौतम जी, शाशा तौरियन जी, मनोज कुमार जी, रश्मि, बहुत अच्छा का सलाम, त्रिलोकनाथ पांडे जी का सलाम, गिरिराज जी आपके आने से मैं थोड़ा और परेशान हो गया। अनुशक्ति, बहुत बढ़िया आपने लिखा है कि भाई खोया पानी और राग दरबारी को भी समकक्ष रखा जा सकता है। चलिए आपकी बात सही है, दोनों को समकक्ष रखा जा सकता है क्योंकि दोनों नॉवेल हैं। चंद्र प्रकाश जी, इरशाद भाई आदाब, संजय कुमार राय जी, मनोज कुमार, शोभा अक्षर जी प्रणाम, विकास जी प्रणाम, चंदर जी, पल्लव जी, प्रेमलता डोगरा जी, रश्मि रावत जी, इंद्र विजय जी, संतोष मिश्रा जी, सचिन जी, सुबोध जेदिया जी, सबको सलाम, सबको प्रणाम। अब बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत अभी जुमलों की हम लोग बात कर रहे थे। इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी बकरों ने दी है। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। शायर मर जाता है, शायरों के लिए जुमला है, शायर मर जाता है लेकिन कलाम शेष रह जाता है। उर्दू शायरी को यही बात ले डूबी। सिर्फ 99% पुलिस वालों की वजह से 1% पुलिस वाले भी बदनाम, 1% पुलिस वाले भी बदनाम। लाहौर की चंद गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत गुजर रही हो तो दरमिया में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत गुजर रही हो तो दरमिया में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। आदमी अपने लिए, कल मैंने फेसबुक पे लगाया था और ये मेरे अपने लिए भी है कि प्रोफेसर, आदमी जब एक बार प्रोफेसर हो जाए तो वह उम्र भर प्रोफेसर ही कहलाता है, चाहे वह बाद में समझदारी की बातें भी क्यों न करने लगे। अब आप समझ गए होंगे कि इनकी मकबूलियत, इनका जो म्यार है, इनकी जो मकबूलियत है और जो जिसको अंकित भाई अभी कह रहे थे उम्दा 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 व्यंग का, मैं बार बार याद रखता हूँ, मुझे शायर नहीं कहना है क्योंकि यूसुफ़ी साहब को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इन दो किताबों के अलावा भी कुछ हिंदी हिंदी समय.com पे इनका कुछ और भी है, इनको आप जैसे जितना पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप इनको इनके दीवाने होते जाएंगे। जैसे फराज के दीवाने हम हो गए या जॉन के दीवाने हो गए, उसी तरह यूसुफ़ी साहब के भी दीवाने हो जाते हैं। यूसुफ साहब के
के तमाम असरात के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में तो हमने बहुत बात की। और जिस बात से मैं बचना चाह रहा था, अपने बहुत सारे अहले ज़ुबान दोस्तों को यहाँ के नाम यहाँ देख के, उनकी मौजूदगी यहाँ देख के, जिस जिस बात से मैं बचना चाह रहा था, वो बात क्या है? वो बात ये है कि मैं आबे गुम और धन यात्रा पे बोलने से बचना चाह रहा था। आबे गुम क्या है? मैं ये पांच पांच अलग अलग किस्सों या लेखों, उन्होंने उसको कहा है कि पांच अलग अलग लेखों का या किस्सों का संकलन है। पांच किस्से हैं जिनको उन्होंने उपन्यास का नाम दिया है, जोड़कर एक उपन्यास का नाम दिया। लेकिन ये आब क्या है जो गुम है? कौन सा वो पानी है जो खोया हुआ है? ये चीज मुझे बहुत परेशान करती रही, इसलिए नहीं कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, मैं ये बात समझ रहा था कि क्या हम मुश्ताक अहमद यूसुफी को सिर्फ इसलिए याद रखेंगे? क्या है वो सिर्फ इसलिए 1960 के बाद का जो पूरा दौर है उर्दू व्यंग्य का, उसको अहद यूसुफी कहा जाता है? तो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे जुमले कहे? मैंने तो अभी बता दिए कि बहुत सारे लेखक उनके समकालीन हुए जिनको अपने जुमलों के लिए याद किया जाता है। राग दरबारी का मैंने उदाहरण दिया, कुरुकुरु स्वाहा का भी उदाहरण आप दे सकते हैं, और नेताजी हिंद का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो बात तो यही खत्म हो जाती है कि हम सब जुमले तो और लोग भी लिख रहे थे, क्या सिर्फ वो जुमले थे? आखिर वो क्या बात थी? हम लोग, अगर मैं हिंदी के किसी व्यंग्यकार, किसी लेखक, किसी कवि के बारे में बात कर रहा होता, तो मैं ये कहता कि भाई साठोत्तरी पीढ़ी का जो मोहभंग है वह उनमें दिखाई देता है। जो मोहभंग श्रीकांत वर्मा की कविताओं में दिखाई देता है, जो मोहभंग कविता के अन्य कवियों, धूमिल जैसे कवियों में दिखाई देता है, वो दूसरी तरह से दिखाई देता है। या जो मोहभंग शायद राग दरबारी में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, या बहुत बाद में मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में दिखाई देता है, वही मोहभंग है। और मैं कहता कि ये मोहभंग के बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। लेकिन वो तो सवाल है कि साठोत्तरी तो हमारी अपनी भाषा का म्यार है, अपनी भाषा की कैटेगरी है, और ये उर्दू भाषा के व्यंग्यकार हैं, और उर्दू के होते हुए भी पाकिस्तान के बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। फिर मैं कहूँगा कि भाई पाकिस्तान के देखिए, वहाँ के कठमुल्लेपन पर इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग्य किया है, वहाँ की सियासत पर इन्होंने बहुत अच्छा व्यंग्य किया है, वहाँ के समाज की जो बुराइयां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपनी किताबों में दिखाया है, इसलिए वो बहुत बड़े व्यंग्यकार। शायद ये सारी बातें सही हो सकती हैं, और शायद ये सारी बातें मिलकर भी उस आदमी के उस मेयार को नहीं बता सकती हैं जिसको अहद यूसुफी कहा जाता है। देखिए, जो उनके पूरे लेखन में जो चीज बीच में गुत्थी की तरह फंसी हुई है, वो भारत और पाकिस्तान है। मंटो के ऊपर दे गड़गड़ दे, नेक्स दे पे ध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान वाला जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, वो उनके व्यंग की केंद्र में है, धुरी है। आप लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया, मैं एक आलोचक, एक समीक्षक के बतौर, मुझे लिखा, मेरे परिचय में लिखा हुआ है कि एक हिंदी के एक समीक्षक भी हैं, तो एक समीक्षक के बतौर मुझे ये समझ में आया कि जो हिंदुस्तान 1947 में छोड़कर लोग पाकिस्तान गए, और जो पाकिस्तान उनकी नज़रों के सामने बना, जैसे जैसे वो पाकिस्तान उम्र दराज होता गया, तो वो जो एक उसका जो एक सिनिसिज्म है, जो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे वो इसलिए छोड़ के गए थे कि इससे अच्छा जो अपना मुल्क होगा, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, खाने पीने। इन्होंने एक अपनी किताब में लिखा भी है कि भाई हर वो चीज़ वहाँ होगी जो यहाँ मैसर नहीं है, और दूसरे दूसरे कौम वालों का टंटा भी का धौंस भी नहीं देखना पड़ेगा। अपना मुल्क होगा, खाने को मिलेगा, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी अच्छी हुनें मिलेंगी, अच्छे अच्छे वो सब चीज़ें अच्छी होंगी, जो सब चीज़ जो जिनको वो बुरा समझकर हिंदुस्तान में छोड़ गए। सवाल है कि न हिंदुस्तान में वो, न हिंदुस्तान उस सपने की तामीर को खड़ा कर सका, न पाकिस्तान। और ये जो टूटन है, ये जो सिनिसिज्म है, इसीलिए वो सिनिकल, बहुत हद तक वो सिनिसिज्म तक चले जाते हैं। मैं बार बार उनकी तुलना अगर श्रीलाल शुक्ल और मनोहर श्याम जोशी से कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों में, राग दरबारी में सिनिसिज्म अपने पीक पे है। एक ऐसा बनता हुआ देश है, जहाँ एक ऐसा देश है
एक ऐसा युवा देश है जिसके वो सारी बुनियादें हिली हुई हैं जिन बुनियादों पे उस देश को खड़ा करने का, शिक्षा, मिसाल के तौर पे शिक्षा, जिसके जिसके बुनियाद पे ये तामीर थी। आधुनिक शिक्षा से हम सब आदमी, जिन्ना कायदे आजम जिन्ना का भी यही सपना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी यही सपना था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हम सब एक नया देश बनाएंगे जहाँ विज्ञान होगी, जहाँ नई नई तकनीकें होंगी, मतलब हर वो चीज़ होगी जो पश्चिम की दुनिया में है, जिनसे हम महरूम होते रहे या जिनको हम हुकूमत बरतानिया के मार्फत जानते रहे। उन सब चीज़ों को हम अपने मार्फत जानेंगे, हम अपने मार्फत खड़ा करेंगे और एक ऐसा मुल्क खड़ा करेंगे जो दुनिया के मुल्कों के बराबरी में खड़ा हो सके। और ये जो टूटन है, इस चीज़ की, इस तामीर के नहीं हो पाने, इसके तामीर ना हो पाने का जो दुख है, वो इसमें व्यंग्य के रूप में इनकी कहानियों में उभर कर आता है। मसलन उर्दू ज़बान को ही लेके इसमें पहला किस्सा जो खोया पानी में है, मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि सब लोगों ने, गौतम राजर्षि ने और तमाम लोग, खोया पानी का बहुत, जब से राज्यपाल ने ये अनाउंस किया कि भाई मुश्ताक अहमद यूसुफी पे बातचीत होगी और वो बातचीत मैं करूंगा, तो तब से मैंने देखा कि लोग खोया पानी के उदाहरण कोट कर रहे हैं। गौतम जी ने आज बड़ा लंबा पोस्ट लिखा, तो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ी चालाकी करूं और मैं इस बातचीत की शुरुआत खोया पानी से न करके धन यात्रा से करूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि धन यात्रा मुझे इसलिए ज़्यादा प्रिय किताब लगी, मुझे प्रिय किताब ज़्यादा इसलिए लगी क्योंकि वो उनकी अपनी जीवन यात्रा भी उसमें चल रही है और वो ज़्यादा कोहेरेंट किताब, कोहेरेंट कोई इनकोहेरेंट खोया पानी नहीं है। कोहेरेंट इन द सेंस है कि वो एक रेखा में वो किताब चलती चली जाती है, इसलिए दिमाग को ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता और समझ में आ जाती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो खोया पानी जो शुरू ही होता है 1945 के आसपास का हिंदुस्तान है, जहाँ लखनऊ और कानपुर और लखनऊ के बीच में एक छोटा सा कस्बा है, जिस कस्बे में बसारत, जो इसके मेन किरदार हैं इस उपन्यास के, उनको मास्टर उर्दू पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है। मिलने से पहले उनको, मतलब वो देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उनका जो इंटरव्यू होता है, मैं एक अंश वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जो 1945 में एक कस्बे में उर्दू के टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसका एक खाका इन्होंने इसमें खींचा है खोया पानी में। मैं छोटा सा इंटरव्यू है उसका वो अंश पढ़ देता हूँ। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इंटरव्यू से पहले तहसीलदार ने गला साफ करके सबको चुप कराया तो ऐसा सन्नाटा छाया कि दीवार पर लटकी हुई क्लॉक की टिक टिक और मौलवी मुजफ्फर के हाँफने की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ और सवालों की बौछार। इतने में क्लॉक ने 11 बजाए और सब दोबारा चुप हो गए। धीरजगंज में कुछ अरसे रहने के बाद बिशारत को मालूम हुआ कि देहात के चलन के अनुसार जब क्लॉक कुछ बजाती है तो सब चुप और सम्मान पूर्वक होकर सुनते और गिनते हैं कि गलत तो नहीं बजा रही। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ तो जिस शख्स को चपरासी समझे थे वो खाट की अदवायन पर आकर बैठ गया। वो धार्मिक विषय का मास्टर निकला जो उन दिनों उर्दू टीचर की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। इंटरव्यू में सबसे अधिक धरपटक उसी ने की, मौलवी मुजफ्फर और एक मेंबर ने भी, जो मुंसिफी अदालत से रिटायर्ड पेशकार थे। एंडे बैंडे सवाल किए। तहसीलदार ने अलबत्ता छिपे तौर पर मदद और तरफदारी की और सिफारिश की लाज रखी। चंद सवालात लिखे जा रहे हैं जिससे सवाल करने और जवाब देने वाले दोनों की योग्यता का अनुमान हो जाएगा। मौलवी मुजफ्फर ब्रैकेट में कुल्लियाते मखमूर पर चुमकारने के अंदाज में हाथ फेरते हुए, शेर कहने के लाभ बताइए। बिशारत, चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे आउट ऑफ कोर्स सवाल पूछ लिया हो। शायरी, मेरा मतलब शेर, यानी उसका उद्देश्य,
बात दरअसल ये है कि शौकिया। मौलवी मुजफ्फर, अच्छा खालिके बारी का कोई अच्छा शेर सुनाइए। बिशारत, खालिके बारी सर्जनहार वाहिद एक बिदा करता। पेशकार, आपके बाप दादा और नाना किस विभाग में नौकर थे। बिशारत, उन्होंने नौकरी नहीं की। पेशकार, फिर आप कैसे नौकरी कर सकेंगे। चार पीढ़ियां एक के बाद एक अपना पिता मारें तो कहीं जाकर नौकरी की योग्यता पैदा होती। बिशारत सीधेपन से, मेरा पिता ऑपरेशन के जरिए निकाला जा चुका है। धार्मिक शिक्षक, ऑपरेशन का निशान दिखाइए। तहसीलदार, आपने कभी बेंत का इस्तेमाल किया है। बिशारत, जी नहीं। तहसीलदार, कभी आप पर बेंत का इस्तेमाल हुआ है। बिशारत, अक्सर। तहसीलदार, तब आप डिसिप्लिन कायम रख सकें। पेशकार, अच्छा यह बताइए दुनिया गोल क्यों बनाई गई है। बिशारत, पेशकार को ऐसे देखता है जैसे चारों खाने चित होने पर पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को देखता है। तहसीलदार, पेशकार साहब, इन्होंने उर्दू टीचर का प्रार्थना पत्र दिया है। भूगोल वालों के इंटरव्यू परसों होंगे। धार्मिक शिक्षक, ब्लैक पर अपनी राइटिंग का नमूना लिखकर दिखाई। पेशकार, दाढ़ी पर आपको ऐतराज है। बिशारत, कुछ नहीं। फिर रखते क्यों नहीं। धार्मिक शिक्षक, आपको चचा से अधिक प्यार है या माँ से। बिशारत, कभी ध्यान नहीं किया। धार्मिक शिक्षक, अब कर लीजिए। बिशारत, मेरे कोई चचा नहीं है। धार्मिक शिक्षक, आपको नमाज आती है। अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़कर दिखाइए। बिशारत, वो जिंदा हैं। धार्मिक शिक्षक, लाहौल विला कुव्वत, मैंने तो अनुमान है। तो फिर अपने अपने दाद अपने दादा की पढ़कर दिखाइए, या आप अभी उनकी कृपा से ही वंचित नहीं हुए। बिशारत भरी आवाज में, उनका देहांत हो गया है। मौलवी मुजफ्फर, मुकद्दस हाली का कोई बंद सुनाइए। बिशारत, मुकद्दस का तो कोई बंद इस समय याद नहीं आ रहा। हाली की ही मुनाजाते बेवा के कुछ शेर पेश करता हूँ। तहसीलदार, अच्छा अब अपना कोई पसंदीदा शेर सुनाइए जिसका विषय बेवा न हो। बिशारत, तोड़ डाले बांध कर बंधे कफन, गोर की बगली से चित है पहलवां कुछ भी नहीं। तहसीलदार, किसका शेर। बिशारत, जबान का शेर है। तहसीलदार, ऐ सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, कैसी कैसी शाब्दिक चपलता और बला के अलंकार बांधे हैं। तोड़ के टक्कर पर जोड़, एक तरफ बांधना दूसरी तरफ बंद, वाह वाह। इसके बाद बगली कब्र और बगली दांव की तरफ खूबसूरत इशारा। फिर बगली दांव से पहलवान का चित होना, आखिर में चित पहलवान और चित मुर्दा और कुछ भी नहीं कह के दुनिया की नश्वरता को 3 शब्दों में भुगता दिया। ढेर सारे अलंकारों को एक शेर में बंद कर देना चमत्कार नहीं तो और क्या है। ऐसा ठुका हुआ, इतना पुख्ता और इतना खराब शेर कोई उस्ताद ही सकता है। मौलवी मुजफ्फर, आप सादगी पसंद करते हैं या दिखावा। बिशारत, सादगी। मौलवी मुजफ्फर, शादीशुदा हैं या छड़े हैं। बिशारत, जी गैर शादीशुदा। मौलवी मुजफ्फर, फिर आप इतने सारे वेतन का क्या करेंगे। यतीम खाने को कितना मासिक चंदा देंगे। तहसीलदार, आपने शायरी कब शुरू की, अपना पहला शेर सुनाइए। बिशारत, है इंतजारे दीद में लाशा उछल उछल रहा, हालांकि कुएं यार अभी कितनी दूर है। तहसीलदार, वाह 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 वाह, हालांकि जवाब, हालांकि का कोई जवाब नहीं। दूसरे मिसरे में हालांकि आता है, हालांकि कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ऊसर धरती में लाशा ने जाल डाल दी और इतनी दूर में कुछ न कहकर कितना कुछ कह दिया। बिशारत, आदाब बजा लाता हूँ। तहसीलदार, छोटी बहर में क्या कयामत का शेर निकाला है। शेर में शब्दों की मितव्ययिता के अलावा विचार की भी कृपणता पाई जाती है। बिशारत, जी आदाब। तहसीलदार, कुत्ता भौंकने लगता है, क्षमा कीजिए, मैं आपके कुत्ते के भौंकने में विघ्न डाल रहा हूँ। यह बताइए कि जीवन में आपके क्या एम्बिशन है। बिशारत, यह नौकरी मिल जाए। तहसीलदार, तो समझिए मिल गई। कल सुबह अपना सामान बर्तन भांडे ले आइएगा। 11:30 बजे मुझे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। वेतन आपका 40 रुपये महीना होगा। इसका विज्ञापन 25 रुपये महीने वेतन का निकला था। तहसीलदार इस इंटरव्यू से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका वेतन 40 रुपये महीना कर दिया। अच्छा,
एक जो बड़ा व्यंग्यकार होता है, मान लीजिए हम लोग इतने सालों बाद, 50 साल 60 साल बाद भी, 70 60 साल बाद भी अगर परसाई जी को इतने बड़े पैमाने पर कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं या उनकी बातों को याद करते हैं, तो क्यों याद करते हैं? क्या बड़ा शायर सिर्फ जुमलों में, अब जुमलों के कारण याद किया? नहीं। बड़े 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 व्यंग्यकार, बड़े लेखक, देखिए फिर शायर आता है, बड़े लेखक की जो बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको अपने अपने समाज की दर्शन, इतिहास, भूगोल, वर्तमान, राजनीति और शेरो शायरी, सबकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। अब इनको पढ़ते हुए मतलब इस खोया पानी को पढ़ते हुए सिर्फ उनके किस्सों का ही रस नहीं आया, बहुत तरह से मैं अपने आप को एनरिच फील कर रहा हूँ, अपने आप को समृद्ध फील कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। मसलन एक बहुत छोटी सी बात है, चूंकि इस इंटरव्यू में कुत्ते का जिक्र आया है, उस कुत्ते के जिक्र से बात यह है कि उन्होंने लिखा है कि वो कुत्ता, जो भी कुत्ता होता था अंग्रेजों के ज़माने में, कुत्तों के नाम बड़े पैमाने पर टीपू रखे जाने लगे। टीपू कुत्तों का नाम क्यों होता है? मैंने ही बहुत सारे अपने बचपन में कुत्ते देखे थे, इसमें कई का नाम टीपू थे। टीपू बड़ा कॉमन नाम था आज़ादी के आसपास कुत्तों का, ये मुझे खोया पानी पढ़कर पता चला। उन्होंने कहा, उन्होंने उसका कारण बताया है। कारण ये बताया है कि टीपू सुल्तान से जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी तो उस अंग्रेज इतने अंग्रेजों अंग्रेजों ने सिर्फ दो लोगों से खौफ खाया, दो लोगों की लड़ाई से वो बड़ा खौफ खाए, एक तो नेपोलियन और दूसरा टीपू सुल्तान। और इसीलिए उन्होंने दो लोगों के नाम पर कुत्ते का नाम बहुत रखा। बिसारत अपने कुत्ते का नाम लॉर्ड वेलेस्ली रख लेते हैं कि चलो मैं टीपू रखते हैं तो मैं लॉर्ड वेलेस्ली रख लेता हूँ, और इस तरह से वो एक अपना एक राष्ट्रवादी धर्म पूरा करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, ये पूरा वो उर्दू पढ़ाने किस तरह से वहाँ आते हैं और किस तरह से वहाँ पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम उनको करने पड़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भाई शिक्षा की हालत जो थी, क्यों आधुनिक शिक्षा पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो निर्माता लोग थे, जो जिन लोगों ने इसका ख्वाब देखा था, वो लोग क्यों शिक्षा पर इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि शिक्षा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में, और खास करके जो हमारी अपनी जुबानें थी, जो मादरी जुबानें थी, इन जुबानों में शिक्षा की हालत, उर्दू की जहालत, उर्दू की क्या हालत आज़ादी से पहले ही इस मुल्क में हो चुकी थी, ये खोया पानी पढ़ते हुए मुझे इसका थोड़ा सा इल्म हुआ, ज़्यादा इल्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं अहले ज़ुबान नहीं हूँ और अहले ज़ुबानों के साथ रहा बहुत हूँ। बल्कि मुझे आज मज़हर अहमद साहब बहुत याद रहे, अगर वो देख रहे होते, काश मैंने उनको बताया भी नहीं डर से, क्योंकि उन्होंने उर्दू के मजाहिया ट्रेड, मतलब उर्दू के हास्य और व्यंग्य की परंपरा के ऊपर उन्होंने पीएचडी कर रखी है, और जाहिर है कि बहुत अच्छे जानकार, उन्होंने इन सब को बड़े तरतीब से पढ़ रखा है। तो वो होते तो उनसे मैंने सोचा था कि लाइव से पहले उनसे बात करूंगा, कुछ खुसूसी बातें पूछूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना एक एलियन इफेक्ट ही बनाए रखूंगा। उस भाषा को अगर मैं अपनी भाषा की तरह समझने लगूंगा तो फिर मैं एक दूसरी भाषा के व्यंग्यकार की तरह उनको कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी भाषा के व्यंग्यकार तो कतई नहीं है। ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अपने, एक बार जब यूसुफी साहब की एक किताब का इजरा हो रहा था दिल्ली में, लोकार्पण हो रहा था, तो उसमें इन्होंने, ज्ञान चतुर्वेदी जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात कह दी थी कि हिंदी में व्यंग्य की परंपरा वैसी नहीं है जैसी उर्दू में है, और इस बात से बड़ा हंगामा हुआ था। हिंदी के सारे व्यंग्यकार बड़े दुखी हुए थे, क्योंकि एक व्यंग्यकारों का एक हिंदी के व्यंग्यकार का अपना ढंग है, लेकिन उर्दू के व्यंग्यकार जैसे अपने भाषा, अपने समाज के साथ साथ अपने समय की राजनीति से भी वैसे ही टकराते हैं, उस पर ही व्यंग्य करते हुए वो बिल्कुल सकुचाते नहीं हैं। मैं अनवर मकसूद को सुनता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ कि वो अपने व्यंग्य में कोई इमरान खान, जियाउल हक से लेके इमरान खान तक किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबके ऊपर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य है ही यही चीज कि अगर आप अपने समय, अगर आप शासन को आंख दिखाकर बात नहीं कर सकते तो आप फिर क्या व्यंग्यकार हैं? मैंने देखा था सुबह गौतम
ने लिखा था कि व्यंगकार तो अपनी बात कह जाता है और यूसुफी साहब का, और सुनने वाले को बाद में समझ में आता है कि उसने कहा क्या था। तो ये कहने का एक ढंग है, एक बोलने का ढंग है, और ये वाचिक परंपरा के व्यंगकार हैं। तो मैं, समय बहुत नहीं है और मैं फोकस रहने की कोशिश करूँ इन 500 में। हवेली, स्कूल मास्टर का ख्वाब, शहर दो किस्सा, कार काबली वाला और अलादीन बेचारा। बड़े छोटे छोटे, छोटे छोटे तो नहीं, मतलब इनके 5 जो किस्से हैं, उन किस्सों में एक बात, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि हिंदुस्तान से जो छोड़ के गए थे, कराची में के जो किरदार हैं, जब वो लौट के आते हैं अपने कानपुर, अपने शहर में, तो वो कराची में जब तक रहे, लकड़ी का कारोबार करते करते थे, वहाँ कामयाब नहीं हो पाए, यहाँ बड़े कामयाब थे। तो वहाँ पे एक उनके पास अपनी एक हवेली की एक तस्वीर थी जिसको आते थे और कहते थे कि हम ये छोड़ आए हैं, इतना सब तो हम छोड़ आए हैं। मुनव्वर राना की एक महाजिर नामा में एक वह है कि हम सब छोड़ आए हैं। भाई महाजिर जो है वो सब छोड़ के पता नहीं क्या क्या छोड़ आए हैं। पता चला कि जो छोड़ आए हैं, जब वो 40 साल 50 साल बाद उस छोड़ आई चीज को जब देखने के लिए आते हैं, तो पता चलता है कि कुछ वैसा तो कुछ था ही नहीं। जो छोड़ के आए थे तो उसको और पहले छोड़ देना चाहिए था। वो कानपुर नहीं रह गया था जिसको वो छोड़ के आए थे। मोहल्लों के, अलग अलग मोहल्लों के, मूलचंद, उन सारे मोहल्लों के, तवाइफों के मोहल्लों का भी बड़ा अच्छा उन्होंने तब का और अब का वर्णन किया है। और उसमें मुझे ये पता चला कि दाग की शायरी जो है, मैं दाग को बड़ा शायर समझता था, शमसुर रहमान फारूकी साहब के उपन्यास को पढ़ने के बाद तो मैं दाग को समझता था, लेकिन इससे मुझे पता चला, ये बारीक चीज पता चली कि दाग असल में कोठों पे सबसे ज्यादा गाए जाने वाले शायर थे, और इसीलिए उनका म्यार जो है बड़े शायरों में नहीं हुआ। कोठे पे, पूरे मुल्क में कोठों पे सबसे ज्यादा जिस जिस शायर की शायरी गाई गई वो दाग दहलवी थे। तो ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं वो कह रहा था कि कराची से जब वो लौट के आते हैं तो हम सब के अंदर जो एक नॉस्टैल्जिया होता है कि भाई हम, जो मेरे अंदर ही, मान लीजिए मैं जिस सीतामढ़ी से का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं 20 साल से नहीं गया, पता नहीं अगले कब कितने सालों तक और नहीं जाना हो पाएगा, तो मेरे अंदर एक छवि है कि वो ऐसा होगा, वहाँ ऐसे खेत थे, ऐसी दुकानें थी, ऐसी सड़कें थी। पता चला मैं अब जाऊंगा तो वैसी ही भीड़ भाड़ और वैसी ही धक्का मुक्की मुझे दिखाई देगी, जिससे मैं उब के अपने शहर में भागना भागना चाहूंगा कि इससे तो अच्छा फिर मैं जहाँ रह रहा हूँ वही ठीक है, कम से कम वहाँ और दूसरी चीजें तो हैं, दूसरी जरूरियात, दूसरी सहूलियात भी तो हैं। तो ये जो एक नॉस्टेल्जिया जो है, एक जो नॉस्टेल्जिया में जो जीने की आदत है, इसको इसको उन्होंने बार बार ये अपने व्यंग के माध्यम से इसको तोड़ने की कोशिश की, और बहुत कामयाब तरीके से। आधुनिकता में इसको बहुत बड़ी तकनीक माना जाता है। और एक इंटरटेक्सुअलिटी, अंतर पाठीयता, कि उनको पढ़ते हुए आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शायरों को, बहुत सारे शेरों को, जी कुछ वैष्णव जी, ज्ञान चतुर्वेदी से बेहतर वर्तमान समय में कोई नहीं। आप सही कह रहे हैं, वर्तमान समय ही हमारा वैसा नहीं है जिसमें कोई और इससे बड़ा हो पाए। मैं खुद ज्ञान जी को बहुत पढ़ता हूँ, उनके बारहमासी और उनके उपन्यासों को बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन वो खुद ही जब अपनी तुलना कभी यूसुफी साहब के सामने नहीं करते हैं, तो हम क्यों बिला वजह क्यों करें। और ये हिंदी और उर्दू की परंपरा की को अलग अलग ही रहने दे, बेहतर है। ज्ञान जी खुद ही कह चुके हैं कि उर्दू में जितना व्यंग का जो स्तर है वो हिंदी में वैसा स्तर है नहीं। तो उसमें जाहिर है तो आत्मव्यंग भी है उनका। अशोक शुक्ला जी नमस्ते, प्रभु जी, अभिषेक सिंघल जी, संतोष मिश्रा जी, जी आपसे तो अभी मैंने बोला। वो लौट के जब आता है कानपुर तो पता चलता है कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। उस कानपुर से तो अच्छा ही कराची ही भाग के चला गया। अच्छा, 2 शहर जो है ये मूलतः टोंक के रहने वाले थे। टोंक राजस्थान में, टोंक में रहे, जयपुर में पढ़ाई की, बाद में आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और उसके बाद एलएलबी की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की, एलएलबी की पढ़ाई इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। और इतने इस मुल्क के इतने सारे शहरों में रहकर, इतनी सारी जुबानों से वाबस्ता होकर ये पाकिस्तान गए। और इसी तरह कार काबुली वाला और अलादीन बेचिराग, जो इनका आखिरी किस्सा है खोया पानी का, उसको पढ़ते हुए मुझे मोहसिन हामिद का उपन्यास मोथ स्मोक याद आया, जो लाहौर को
लाहौर में एक ऐसे बैंकर की कहानी है जिसको बैंक से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक बड़े ज़मींदार को, जब उसके बैंक में उससे मिलने आया तो उसने उनसे ठीक से तमीज़ से बात नहीं की थी और उन्होंने उनकी शिकायत कर दी, बैंक से उनको निकाल दिया। और ये मुझे इसको आता रहा कि कैसे बिशारत फारूकी साहब जो इसके किरदार हैं, अंत में एक कार खरीद लेते हैं, कैसे उस कार को खरीदने के बाद उसके जाल में उलझते चले जाते हैं। ये मूलतः यादों की किताब है, किस्सों की किताब है, माजी की किताब है, जो मुस्तकबिल में भी याद रखी जाएगी। याद क्यों रखी जाएगी? क्योंकि इसमें सब कुछ कुरुकुरु स्वाहा है, किसी भी चीज़ का मोह नहीं है, उन सारे मोह से, उस सारे व्यामोह से मुक्त हो रहे हैं। जो इनके, जिस ज़ुबान को इन्होंने 25 साल तक, 25-26 साल की उम्र तक हिंदुस्तान में बड़ी उम्र में होने पर ये गए थे, तब तक इन्होंने नहीं, टोंक में उन्हें कोई इसलिए नहीं जानता अभिषेक सिंघल जी क्योंकि टोंक में वो बहुत कम उम्र में वहाँ से जयपुर आ गए थे और वहाँ से फिर अलीगढ़ आ गए, फिर आगरा आ गए, फिर अलीगढ़ आ गए। तो टोंक बहुत कम उम्र में इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इनके किस्सों में टोंक आता है। एक किस्सा टोंक का भी इसमें बड़ा अच्छा किस्सा है। टोंक के भी एक दुकानदार का, मुंशी का किस्सा इसमें आता है। तो अब समय बहुत होता जा रहा है, लेकिन खोया पानी से अलग हटके मैं जिस धन यात्रा की बात करना चाह रहा था वो ये किताब है, धन यात्रा। धन यात्रा क्यों? धन यात्रा इसलिए क्योंकि ये बैंकर थे। इनके जीवन परिचय को मैंने नहीं दिया था, उसके देने की कोई ज़रूरत है, इस किताबों में भी लिखा हुआ है, गूगल कर लीजिए, गूगल पे उनका और कुछ मिले ना मिले बायोडाटा ज़रूर मिल जाता है कि वो करते क्या। बैंकर थे, बैंक में उन्होंने नौकरी की। 1950 में एक बैंक में उन्होंने नौकरी की और उसके बाद एक यूनाइटेड बैंक के प्रेसिडेंट, मतलब बैंक के बहुत आला ओहदे पर रहे और बहुत साल बैंकिंग के पेशे में रहते हुए उन्होंने लंदन में गुजारे और फिर 19 साल लंदन में रहकर ये कराची में लौट कर आए। और मूलतः इनका जो शहर पाकिस्तान का जो इनके रगों में बसा हुआ वो कराची है। इन्होंने शुरुआत में इस किताब का लिखा है कि 1950 में जब वो कराची के स्टेशन पर उतरे थे तो स्टेशन पे एक जगह कोने में पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो ये बहुत हसरत से जाके उसको छू छू के देख रहे थे कि यही वो ख्वाबों का मुल्क है जिसके लिए सारे ख्वाब पीछे छोड़कर वो आ गए। बड़ी हसरत से उस पाकिस्तान को देख रहे थे कि यही उनका मुस्तकबिल बनेगा। और उस पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या बना, ये उनके व्यंग से पता चलता है। धन यात्रा असल में उनके उस पूरे बैंकिंग कैरियर की यात्रा है, लेकिन ये गलतफहमी में न रहिएगा कि बैंकर की किताब है, उसमें बैंक एनपीए के बारे में कुछ होगा और बैड डेप्ट क्या होता है और बैंक में पैसा जमा करने पे कितना ब्याज मिलता है, इसके बारे में किताब होगी। ये किताब बाकी सब चीज़ों के बारे में है, बैंकिंग के बारे में नहीं है। असल में बैंक धन यात्रा जो किताब है, ये किताब बहुत सारे इसमें आपको ये दिखाई देगा कि भाई ये खुद भी अपना बताते हैं कि भाई इसी किताब के बारे में इन्होंने, इसी किताब में वो लिखा है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आदमी एक ऐसे पेशे को अपनाए और उसमें वो करता चला जाए जिसमें उसका दिल न लगता। बैंकिंग के बारे में इसमें उन्होंने कहा है कि भाई कोई आदमी किसी को कर्ज देता है और उसको वापस नहीं ले पाता, उसको अहमक कहते हैं। किसी को कर्ज देता है और उससे वापस ले लेता है तो उसको सूदखोर कहते हैं। लेकिन जब कोई दूसरों का पैसा लेकर उसको दूसरे लोगों को कर्ज पर दे देता है और उससे ब्याज लेने लगता है तो उसको कहते हैं। तो बैंक के बारे में इनकी ऐसी धारणा थी। उसी बैंक में 1950 में वो इंटरव्यू देने गए हैं। एक इंटरव्यू इसमें भी है जो बैंकिंग, जो एंडरसन, जो उसका ब्रिटिश हेड जो है उस बैंक का, वो उनके नौकरी के लिए उनसे इंटरव्यू ले रहा है और पता चलता है कि उसमें भी उनसे कोई ऐसी बात, वो तो खुद फिलॉसफी पढ़े हुए थे, उन्होंने तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, मैथमेटिक्स भी अच्छी नहीं थी, कोई ऐसी पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़ी थी जिससे कि उनका बैंक के पेशे अपना वहाँ एनिमल फॉर्म, आपको जॉर्ज ऑरवेल का याद होगा कि जिसको जहाँ होना चाहिए वही वहाँ नहीं है। वो लिखते भी इस किताब में कि भाई ऐसा आज़ादी से पहले बैंकिंग के कोई बैंक के अफसरों को उन्होंने कहीं देखा भी नहीं था, क्योंकि जो अफसर होते थे वो तो अफसर तो सब अंग्रेज होते थे, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग तो बाबू लोग होते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अफसर होना क्या होता है, बैंक का अफसर होना क्या होता है। और ये किताब पढ़ते हुए ये समझ में आती है कि असल में बैंक का अफसर होना, बैंक का
होना, व्यापार करना असल में हमारे उसमें है ही नहीं। क्यों? आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये उपमहाद्वीप के देश, जिसकी इतनी बड़ी आबादी, इतनी समृद्ध विरासत थी, जिसका इतना शानदार अतीत था, वो आखिर क्यों गुलाम हो गई? और इतने 100 सालों तक, 200 सालों तक एक जिसको एक कंपनी ने, एक व्यापारिक कंपनी ने अपना गुलाम बना लिया। वो बैंकर नहीं थे, लेकिन व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने आई। अनारकी किताब जब आप विलियम डलरम्पल की पढ़ेंगे, उस किताब की शुरुआत ही होती है कि ब्रिटिश डिक्शनरी में जो शब्द भारतीय उपमहाद्वीप से सबसे पहले जो शब्द आया था, वो शब्द था लूट। इस उपमहाद्वीप से सबसे पहले उन्होंने लूट शब्द को अपनी डिक्शनरी में लिया था, और इस उपमहाद्वीप को सबसे ज्यादा लूटा उन्होंने। किस तरह से पैसे से पैसा बनाना, इनका इसमें एक जुमला है कि भाई इस तरह के पेशों में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप दिन रात सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहें। दिन रात आप सिर्फ पैसा 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 सोचते रहें तो आप पैसे की दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। आप और कुछ ना सोचें तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये एक पूरा जो कैसे एक तंत्र है, विदेशी बैंकों का पूरा तंत्र है, कैसे काम करता है, कैसे लोग कर्ज लेकर उसको खा जाते हैं, कैसे लोग गलत कर्ज किसी और नाम पे लेते हैं, करने कुछ और लगते हैं, किस तरह के लोग उस बैंक में मुझे इनके बैंक में, जिस बैंक के प्रेसिडेंट बने होंगे, उस बैंक में कोई भी ऐसा आदमी इन्होंने नहीं बताया है जो आदमी उस पेशे का माहिर हो। जैसे जो एक विभाग बैंक का होता है, जो जो जब किसी को कर्ज देना होता है तो वो इस बात का पता लगाता है, उस विभाग के लोग यह पता लगाते हैं कि इस आदमी की हालत कैसी है, ये कर्ज देने से इसका कर्ज डूब तो नहीं जाएगा और लौट तो आएगा। तो उस विभाग में काम करने वाले या दूसरे विभाग, कोई शिकार का शौकीन है। कहने का मतलब कि वही सामंती व्यवस्था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज़ादी से पहले थी, वही सामंती व्यवस्था इन्होंने बाकी समाज के बाकी हिस्सों के साथ साथ बैंक के पेशे में भी देखा, बैंक के व्यवसाय में भी देखा। और इसीलिए जो एक बड़ा कारण है, पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत बड़ा मुल्क नहीं बन पाया, उसका कारण यही कि वो पेशेवर क्षमता जो है, वो पेशेवर पना जो होता है, वो वहाँ के लोगों में बहुत कम है। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि भाई वो तो ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जहाँ जब उनके पिता हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने कभी जो 4,500 रुपए उनके बैंक में सूद के पड़े हुए थे, वो भी उन्होंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि इस्लाम में सूद का पैसा खाना, सूद का पैसा लेना हराम है। उन्होंने सूद के 4,500 रुपए छोड़ दिए थे, जो उस समय अच्छी रकम होती थी। तो दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं और मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। ये है कि अब मैं बहुत देर से सोच रहा था कि धन यात्रा का भी एक अंश मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि खोया पानी की चर्चा में पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ। और ये बेचारी पतली सी किताब है, खोया पानी मोटी सी किताब है, 350 पन्ने की किताब है, ये 200 पन्ने की पतली सी किताब है। तो उसका मोटापा इसके पतलेपन पे भारी ना हो जाए, इसलिए मैं इसका अंश पढ़ देता हूँ। और मैंने जैसा कि बातचीत में कहा कि कराची उनका प्रिय शहर रहा है, मतलब कराची में ही वो बसे, और कराची पर उन्होंने बहुत बढ़िया व्यंग भी किया और बहुत जैसे हुब्बे मोहब्बत के साथ व्यंग किया। तो उसका एक अंश पढ़ देता हूँ जो कराची को लेकर। यह तब देख बहारें जाड़े की, कराची पे है। कराची समुद्र तटीय नगर है, में सर्दी उतनी ही पड़ती है जितनी मरी पाकिस्तान का हिल स्टेशन है। कराची समुद्र के तट के है, मरी जो है पाकिस्तान का हिल स्टेशन है। कराची में सर्दी उतनी ही पड़ती है जितनी मरी में गर्मी। इससे मरी के निवासियों का दिल दुखाना नहीं, बल्कि नगरों की दुल्हन कराची का दिल बढ़ाना उद्देश्य। कभी कभार सुंदर शहर का तापमान शरीर के नॉर्मल तापमान से यानी 98.4 से 2-3 डिग्री नीचे फिसल जाए तो शहर की सुंदरियां लिहाफ ओढ़कर एयर कंडीशनर तेज कर देती हैं। आत्मलीन सौंदर्य जब 43 नंबर में सामने वाली सामग्री को 34 नंबर के प्रकट करके शीशा देखता है तो शर्म की लाली गालों पर दौड़ जाती है। इसे जाड़े के मौसम का असर जाता है और इसे कराची के मौसम विभाग की भाषा में कोल्ड वेव कहते हैं।
यह खूबी सिर्फ कराची के पल पल बदलने वाले मौसम में देखी कि घर से जो भी कपड़े पहनकर निकलो 2 घंटे बाद गलत मालूम होते हैं। लोग जब अखबार में लाहौर और रावलपिंडी की कठोर सर्दी की खबरें पढ़ते हैं तो उससे बचाव के लिए बालू की भुनी मूंगफली और गजक के फूंके मारते हैं। उनके बच्चे भी उन्हीं पर पड़े हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं से बचने के लिए उन्हीं कंटोप पहनकर आइसक्रीम खाते हैं और बड़ों के सामने बत्तीसी बजाते हैं। नया आने वाला हैरान होता है कि अगर ये जाड़ा है तो अल्लाह जाने गर्मी कैसी होगी। 30 साल सर्दी गर्मी झेलने के बाद हमें अब मालूम हुआ कि कराची के जाड़े और गर्मी में तो इतना स्पष्ट फर्क है कि बच्चा भी बता सकता है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर मई में हो तो गर्मी का मौसम प्रतीक है। अगर दिसंबर में हो तो जाहिर है जाड़ा पड़ रहा है। अलबत्ता जुलाई में 90 डिग्री टेम्परेचर हो और आप शाम को गरज चमक के साथ बीबी बरस पड़े। अलबत्ता जुलाई में 90 डिग्री टेम्परेचर हो और शाम को गरज चमक के साथ बीबी बरस पड़े तो अब बरसात का मौसम कहलाता है शायद। क्या निश्चित रूप से ऐसे ही किसी कम गर्म गुनगुने कराचवी जाड़े से उकता कर नजीर बनारसी ने तमन्ना की थी। हर चार तरफ से सर्दी हो और सहन खुला हो कोठे का, और तन में नीमा शबनम का हो जिसमें खस का इत्र लगा, छिड़काव हुआ हो पानी का और खूब पलंग भी हो भीगा, हाथों में पियाला शरबत का हो आगे एक फर्राश खड़ा, फर्राश भी पंखा झलता हो तब देख बहारें जा रही। हर 4 साल के बाद 2-3 दिन के लिए सर्दी का मौसम आ जाए तो कराची वाले इसका इल्जाम क्वेटा विंड पर धरते हैं और क्वेटा की सर्दी की तेजी को किसी रूपवती के छोटे स्वेटर से नापते हैं। कराची की सर्दी विधवा की जवानी की तरह होती है। हर 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 एक की नजरें पड़ती है और वहीं ठिठुर कर रह जाती है। उधर क्वेटा में दस्ताने, कंबल, मफलर और समूर के अंबार में सिर्फ चमकती हुई आंखें देखकर यह फैसला करना नामुमकिन हो जाता है कि उसके पीछे मूछ है या पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो क्वेटा वाले इस घपले का जिम्मेदार कंधारी हवा को ठहराते हैं, और जब कंधार में साइबेरिया की बहुत ही कड़ाके की ठंडी हवाओं से पेड़ों पर अनारों के बजाय बर्फ के लड्डू लटकते हैं, ग्वाले गाय के थनों में आइसक्रीम दोहते हैं और सर्दी से थरथराते हुए इंसान के दिल में खुद को जहन्नुम में दाखिल करने की उत्कट इच्छा होती है, और कंधार वाले कंबल से चिपट कर पड़ोसी देशों को और क्रोधित होकर देखते हैं। छोटे देशों के मौसम भी तो अपने नहीं होते। हवाएं और तूफान भी दूसरे मुल्कों से आते हैं। भूकंप का केंद्र भी सीमा पर होता है। यह जनवरी 1950 की एक ऐसी सुबह का जिक्र है। मौसम का वर्णन हमने इतने विस्तार से और बुराई के साथ इसलिए किया कि कराची में हमारी यह पहली सुबह थी। बर्दाश्त करने की हद तक गर्म होने के अलावा यह एक ऐतिहासिक भोर भी थी। सर्दी की इस भोर में बैंकिंग के पेशे में हमारे लंबे फ्लर्टेशन का आरंभ हुआ, और सुबह उस वक्त नहीं होती जब सूरज निकलता है। सुबह उस वक्त होती है जब आदमी जाग उठे। किसी ने फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार फ्रॉस्ट से पूछा कि दुनिया के सैन्य इतिहास में किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, तो उसने बेहिचक जवाब दिया, फौज में मेरी भर्ती ने। ये एक छोटा सा अंश मैंने पढ़ा तो धन यात्रा से था। कराची पे इनको पढ़ते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी परंपरा हिंदी में जो हमारे बड़े, अब अंत में कुछ दो तीन बातें और कर लूँ कि हिंदी में हमारे बड़े व्यंग्यकार इसलिए अलग से दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उनकी परंपरा आगे नहीं बढ़ी। परसाई जी की परंपरा, परसाई जी की राजनीतिक व्यंग्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ी। कोई उतना दुस्साहसी व्यंग्यकार दूसरा नहीं हुआ। या शरद जोशी के प्रतिदिन वाली व्यंग्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ी जिसमें वो शासन और देश के ऊपर व्यंग्य करते थे। वो परंपरा आगे नहीं बढ़ी। इसलिए हमारे लिए ये 50 साल 60 साल बाद भी ये आइकन की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में पतरस बुखारी थे, इब्न इंशा थे, यूसुफी साहब, और ये परंपरा आगे बढ़ रही है। अनवर मकसूद को अगर आप सुने, उसको पढ़ने के लिए पता नहीं उनका कितना उपलब्ध है, लेकिन यूट्यूब पे उनको सुनने के लिए उनको सुना जा सकता है। उर्दू उतनी मुझे भी नहीं समझ में आती, लेकिन जितनी समझ में आती है, इन्होंने कहा है भाई जब नहीं समझ में आए वो बात ज़्यादा अच्छी लगती।
तो उनको पढ़ते हुए मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने शेर व शायरी को, इनको पढ़ते हुए शेर मतलब एक जो इंटरटेक्सुअलिटी जो यूसुफी साहब की है, जो बहुत प्रभावित करती है, वही इंटरटेक्सुअलिटी मुझे अनवर मकसूद के व्यंग्य में दिखाई देती है। और ये इनकी परंपरा है जो आगे बढ़ती चली जा रही है। और अच्छा है, पाकिस्तान की हालत आज़ादी के 70 साल बाद भी वैसी ही है जैसे 70 साल पहले थी। बहुत ज़्यादा तरक्की कोई देखने को नहीं। उनका समाज आज भी वैसे ही है, आज भी जमींदारी वैसे ही है, आज भी गरीब वैसा ही गरीब है, अमीर उतना ही अमीर है। और जो अफसरान हैं सब विदेशों में, देश से ज़्यादा उनकी विदेशों में संपत्ति है। तो पाकिस्तान अपने आप में एक व्यंग का बायस है, अपने आप में एक ऐसा मुल्क बन के रह गया जिस पे हम दया व्यंग कर सकते हैं। व्यंग व्यंग का की अंतिम परिणति करुणा में होती है। पाकिस्तान के बड़े व्यंग्यकारों ने अपने मुल्क पे, अपने मुल्क से मोहब्बत में मुल्क पे व्यंग किया। और वो उसकी शुरुआत, उसकी धारदार शुरुआत यूसुफी साहब से हुई। इसीलिए उस पूरे दौर को, उस तरह के व्यंग को लिखने वालों को अहद यूसुफी के नाम से पुकारा गया। इनके व्यंग में आम आदमी है, आम आदमी तो होता ही है। इनका एक जुमला है जो अंत में मैं सुनाना चाहूँगा। वो ये है कि जितनी बड़ी तादाद में खुदा ने आम आदमी बनाए हैं, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि इन्हें बनाने में उन्हें विशेष रूप से आनंद आता है, वरना इतने सारे क्यों बनाता, और बनाता तो बनाता ही क्यों चला जाता। ये बात उन्होंने एक विद्वान के हवाले से कही है। या आप जो जुमला अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या आप इसे सिर्फ आज सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में ही सुनना चाहेंगे, या सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में ही समझना चाहेंगे? लीडर भ्रष्ट, विद्वान स्वार्थी, जनता भयभीत, आतंकित और हर आदेश का पालन करने वाली। जब संस्थान खोखले और लोग चापलूस हो जाएं, तो जनतंत्र धीरे धीरे डिक्टेटरशिप को रास्ता दे जाता है। दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे जनतंत्र के रूप में। एक जनतंत्र पाकिस्तान का था, एक जनतंत्र हिंदुस्तान का था। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या बना हम सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान को एक यूसुफी साहब जैसे व्यंग्यकार की ज़रूरत है। हमारी भाषा को खास करके एक यूसुफी साहब जैसे व्यंग्यकार की ज़रूरत है, जो हमारे हमारे सियासतदानों को आईना दिखाए, हमारे समाज को आईना दिखाए, और ये बताए कि हम रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इन रहनुमाओं से बचाओ यार। दुष्यंत का शेर था जो मैं बीच में ही भूल गया। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि रावत जी, सुभाष जाडीजा, सबका बहुत बहुत सलाम। और राजऋषि ने कहा कि फिदायिनों को छोड़कर पाकिस्तान में कोई अपने इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी हो सकता है सही हाल हो जाए। बहुत रोजगार, बहुत सारे अगर अवसर किसी मुल्क में ख़त्म होते चले जाते हैं, तो एक ही अवसर बचता है, जो जो अवसर वहाँ के नौजवानों के सामने, और अवसर है नहीं। खैर, अब बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने मुझे, मैं जो टूटी फूटी बोल पाया उसको सुना। आप सब लोगों यूसुफी, मुश्ताक अहमद यूसुफी के व्यंग की इन दोनों किताबों को पढ़ें। और मैं आभारी हूँ राजपाल एंड सन्स का, मीरा जौहरी जी का, कि इन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने कोशिश की। मैं मौसी के घर आया था तो जाहिर है कि माँ के घर जैसा वहाँ पे लिबर्टी नहीं ले पाया, इसलिए मुझे सब मौसी के घर वाले माफ़ करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।